देखिए, हम लोग संविधान को पढ़ेंगे और संविधान का जो भी प्रमुख पॉइंट होंगे, जो भी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट होंगे, उन सभी चीज को एक एक करके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अनुच्छेद में चले गए, फिर भाग में चले गए, फिर अनुच्छेद में चले गए, नहीं। देखो, संविधान ऐसे माना जाता है बहुत भारी है, लोग मानते हैं, लेकिन संविधान बिल्कुल भारी नहीं है। संविधान को हम लोग खींच कर लंबा कर देते हैं। बहुत सारे अधिनियम पढ़ना होता है, अधिनियम पढ़ने में इतना बोरिंग हो जाता है अनुच्छेद में, चाहे संविधान, कि बाद में तार संविधान पढ़े के मन ही नहीं करेगा। तो हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी ज्यादातर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उसी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम संविधान की बात करें, सम प्लस विधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब कानून होता है। जो सभी के लिए बराबर कानून हो उसको क्या बोलेंगे? संविधान। जो सब पर, चाहे आप शूद्र हो, वर्ण व्यवस्था के आधार की बात करें, शूद्र हो, वैश्य हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो। पहले तो वर्ण व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन जब संविधान हुआ, इसका निर्माण हुआ, इन्हीं सारी चीजों को विशेष तौर पर ध्यान दिया गया कि इनमें सभी के साथ बराबर अधिकार दिया जाए। अर्थात सम प्लस विधान, अर्थात जो सबके लिए बराबर कानून लेकर आए, सबके लिए बराबर नियम लेकर आए, वह आपका क्या कहलाया? संविधान कहलाया। संविधान समझ लीजिए कि हमको जिंदगी जीने का एक नियम को बताता है, और हम सभी, हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत है। अगर परिवार है तो परिवार में माता पिता अपने बच्चों पर कोई कानून लगाते हैं ना, तुमको इतना बजे तक घरे आ जाना है, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसी प्रकार से हमारा देश भी है, क्या है? परिवार, फैमिली है। उसको भी नियम कानून से चलाने के लिए कोई चीज की जरूरत है कि नहीं? उसके लिए जरूरत पड़ा संविधान की। और संविधान उन्हीं चीजों का, उन्हीं सारी बातों का एक कानून है जो सबके ऊपर लागू होगा। संविधान समझ लीजिए कि हम लोग की जिंदगी को जीने का एक कानून को बताता है, हम लोग अपनी जिंदगी को कैसे जिए और हमारे अधिकार क्या है। आपका जो संविधान है एक पुस्तक है, संविधान एक पुस्तक है। मन में डाउट होगा, मैंने संविधान का एक घर है, घर नहीं है, संविधान एक पुस्तक है ना। और उस पुस्तक में बहुत सारे कानून को बताया गया, ठीक ना। उसमें कानून को बताया गया है, उसमें बहुत सारे भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं। इसमें भाग 22 है, ठीक। इसमें अनुच्छेद 395 है, तथा अनुसूची कितने हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची को लेसन बोलते हैं। जैसे किताब पढ़ते हैं तो लेसन होता है ना, कि पाठ है, अलग अलग 12 लेसन, 25 लेसन। तो इस पूरे संविधान के अंदर 12 गो लेसन, अनुसूची 12 गो है। अनुसूची जो आपका संविधान है, जो भी अनुसूचियां हैं, जितने भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चाहे मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सबके ऊपर ये संविधान बराबर लागू होता है। वो लोग जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, एक आपके अनुच्छेद के आधार पर ही आपको काम करेंगे। और हम लोग भी अपने कानून के अंदर अगर काम करते हैं तो अनुच्छेद के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक। हमारे ऊपर भी कोई ना कोई कानून है। ऐसे नहीं कि किसी को हम जाकर 2-4 लाठी मार दिए, ऐसा नहीं होगा। अगर हम मारते हैं तो कानून को अपने हाथ में ले लिए। अब कानून को अपने हाथ में ले लिए तो उस कानून का रक्षक बैठा है पुलिस। अर्थात हमने कानून का उल्लंघन किया, नियम को तोड़ा। जो ही हम कानून का उल्लंघन करेंगे, नियम को तोड़ेंगे, आपको उठाकर ले जाएगी पुलिस। किस नियम के आधार पर? आईपीसी के आधार पर, इंडियन पिनल कोड। और आपके ऊपर धारा लागू करेगी। वो आपको अनुच्छेद के आधार पर पकड़ के नहीं ले जाएगी, आपको धारा के आधार पर पकड़ के ले जाएगी। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या बोलते हैं? भारतीय दंड संहिता इसको बोलते हैं। आपके ऊपर धारा लगाएगी। अभी मान लो कि हिंदू मुस्लिम में कहीं दंगा हो गया, अभी मोहनिया में हुआ था ना दंगा, उसमें धारा 144 लगा हुआ था। देखो, अभी इलेक्शन होने वाला होता है तो आचार संहिता लग जाता है 24 घंटा पहले में। उसके उतने टाइम के अंदर कोई ग्रुप में या कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा, ऐसा होता है ना। तो ये जो आपको भारतीय दंड संहिता है, अगर आप कोई भी कानून को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं,
आप पर डायरेक्ट धारा लगेगा और पुलिस आपको उस धारा के आधार पर ले जाएगी, न कि अनुच्छेद लगा कर ले जाएगी। अनुच्छेद आपको ऊपर नहीं लगेगा, अब पुलिस आपको धारा लगाएगा, सेक्शन लगाएगा, ठीक ना। किसके आधार पर? इंडियन पिनल कोड इसको बोलते हैं, आईपीसी के आधार पर। पुलिसों का नियम होता है, पुलिस ले गया आपको उठाकर जेल में, मान लो कि यहाँ आपका जो थाना है जेल में ले गया, तो आपको 24 घंटा से अधिक नहीं रख सकता है। उनके ऊपर भी कानून बनाया गया है, 24 घंटा अपनी हिरासत में रखेगा, जांच पड़ताल करेगा। अगर 24 घंटा के अंदर कोई आपको सुनवाई नहीं हुआ, यहां से कोई नहीं गया कुछ पैसा से लेकर, दरोगा जी क्या करेंगे? पैसे लेंगे। अगर माल पानी नहीं पहुंचाए पैसा, अब तो कि आगे बढ़ा दे, अब वो पता हुआ कहते हैं चालान कर दिए, नहीं कि तो पुलिस चालान कर दिया। जब पुलिस चालान करेगा ना, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहां पर कोर्ट में जज जो है आपको सीआरपीसी की धारा लगाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको बोलते हैं, सीआरपीसी की धारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी धारा ही होता है। मतलब कि अब उसमें जो भी जज है, अब कोर्ट के आधार पर आपके ऊपर जो भी धारा लगाना पड़ेगा, जो भी आपको अपराध किए हैं जिस आधार पर आपको सजा देगा, और सजा देगा तो अब पता है किसको दे देगा? वो फिर जेलर ले जाएगा वहां से जेल के अंदर, और जेलर को एक पावर होता है, जब जेलर ले गया ना, जिसको जज दे दिया, जेलर ले गया जिस अपराधी को, वहां से फिर है पुलिस जाकर या एसपी डीएम नहीं मांग सकते उसको, जब तक इसका आदेश नहीं होगा वो उसको दे सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसीजर है आपके अंदर, इस प्रकार से कोई भी कानून आपके ऊपर लागू होता है ना। अभी हम संविधान के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि कौन कौन सी धारा कहां लगती है, अनुच्छेद कहां लगता है, और सीआरपीसी क्या होता है। तो अब 3 चीज में आपको कोई डाउट है कि संविधान क्या है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है ना। तो ये तीनों के बारे में क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो तीनों के बारे में क्लियर हो गया, तो मेन हम लोग को तो संविधान पढ़ना है, और संविधान में 3 चीज देख रहे हैं। भाग होता है 22, अनुच्छेद 395, और अनुसूची होती है 12 अनुसूचियां होती हैं, ठीक ना। देखिए, जो अनुच्छेद है ना, ये भाग के ही अंतर्गत आता है। अगर मान लीजिए कोई भी आपको कानून नया बनाना होगा, नया कानून कोई भी पास करना होगा, तो कानून पास करना इतना आसान बात नहीं होता है। कानून पास करने के लिए ना पहले आपको राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर आपको लोकसभा में पास होना चाहिए, तब जाके अंतिम मोहर राष्ट्रपति लगाता है, तब जाकर। तो मतलब कि कोई भी आप नया अनुच्छेद जोड़ेंगे उसमें बहुत प्रोसीजर होता है, बहुत उसमें टाइम लगता है। इसलिए अगर मान लो कि बहुत ज्यादा नियम कानून है, 2 4 10 ठे है, तो एक ही बार अनुसूची में आसान होता है उसको जोड़ना। पहले 8 अनुसूची था, बाद में 4 को जुड़ा, तब जाकर 12 अनुसूचियां हुई। ये तो पहले 8 अनुसूची पढ़ना था। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले इसी को निपटाते हैं, अनुसूची को, ठीक ना। इसके बाद हम लोग भाग पढ़ेंगे, इसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ें? अभी अनुसूची को पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हम लोग अनुसूची पढ़ रहे हैं ना, 12 अनुसूची है। इससे पहला अनुसूची देखते हैं। पहला अनुसूची है भारत राज्यों का संघ है। संघ का मतलब यूनियन होता है। हम लोग पहले समझते यूनियन होता क्या है। भारत जो हमारा देश है ना, उसमें बहुत सारे संघ को मिलाकर तब एक देश का निर्माण किया गया है, ठीक ना। इससे पहले संघ मतलब यूनियन होता है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन मतलब एक संगठन, ठीक ना, आप कह सकते हैं। जैसे आप लोगों का एक यूनियन है, संगठन है, तो उसी तरह से देखिए, ये संगठन तो आपको हम बता रहे हैं यूनियन क्या है, लेकिन इससे पहले ये भी आप जानिए फेडरेशन क्या है। उससे पहले कॉन्फेडरेशन क्या है, इसको जानिए। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन एक ऐसी संस्था या वह विभाग कह सकते हैं जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। एक ऐसा संगठन होता है जिसको आसानी से जर्मन तोड़ दो, जर्मन जोड़ दो। जैसे इस सब देश में सार्क है, सार्क में बहुत सारे देश है, जोड़ने का मतलब जब आता है तब चला जाता है। इस सब यूनियन है, अब कभी भी इसमें कोई नियम कानून नहीं है, कभी भी इस संगठन को तोड़ सकता है। ये आपको है कॉन्फेडरेशन। आसियान देश है, आसियान देश में बहुत सारे देश है, वो भी इस यूनियन संगठन को क्या करते हैं, तोड़ सकते हैं। तो कॉन्फेडरेशन को आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एक होता है आपको फेडरेशन, फेडरेशन को भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। कुछ नियम कानून है जिसको लाकर इसको भी तोड़ सकते हैं। ये जैसे कि यूएसएसआर हो गया। यूएसएसआर 15 देशों का समूह था। यूएसएसआर
15 देशों का समूह था, उसी में से टूटकर रूस बना है अलग देश, उसी यूएसएसआर में से टूटकर रूस एक अलग देश बना, जो सबसे बड़ा भाग था रूस, है ना। यूक्रेन, रूस यूक्रेन एरिया है ना, सब उसी से टूट टूट कर अलग हुए। पहले एक ही में थे, यूएसएसआर में। हाँ, बहुत बड़ा एरिया था वो। तो मतलब कि इसको तोड़ा जा सकता है। ये है आपको यूनियन संघ, जिसमें भारत आता है। भारत आता है, देखो भारत में 552 रियासत थे जब भारत आजाद हुआ था, है ना। 552 रियासत थे, और इसको जोड़ना इतना आसान बात नहीं था। इसको जोड़ने में दो व्यक्तियों ने महान कार्य किया। एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एसवीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक थे वीपी मेनन, थे वीपी मेनन, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों ने भारत को एक करने का, जोड़ने का अथक प्रयास किया। इन्हीं के बदौलत आज भारत जुड़ा हुआ था, आज भारत जुड़ा हुआ है। नहीं तो भारत पता नहीं कितने कितने खंडों में होता, कितने कितने टुकड़ों में होता। जब यूनियन 552 रियासत भारत में थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन लोग सभी रियासतों से बोले कैसा है कि आप लोग एक ही मिल गए, अच्छा रहेगा, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, विकास होगा। इसमें से बहुत सारे थे ऐडबाजी कर रहे थे, 2-3 रियासत बहुत ज्यादा ऐडबाजी कर रहे थे। जैसे हैदराबाद था, एक था जूनागढ़ था, जूनागढ़ का भी था, एक था जम्मू कश्मीर का। ये करने में हमने नहीं मिला जी, ऐसे बोल रहा था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, प्रेम से मिल जाओ, अच्छा रहेगा। तो बहुत सारे तो मिलने को तैयार नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है ना कि अभी मिल जाओ, जब मन करना तब अलग हो जाना। तो कितना तैयार होगा ना, ठीक है बोल रहे हैं, कर ठीक है। और सिग्नेचर करेंगे किस पर? यूनियन पर। और यूनियन में जो सिग्नेचर करता था कोई बाहर जा ही नहीं सकता था। तो दिमाग लगा वहां पर कि उनको इस पर सिग्नेचर नहीं कराए, इस पर नहीं सिग्नेचर कराए। 3 चीज होता है यूनियन। अब वो लोग किस पर करेंगे? यूनियन संघ वाला पर। भारत संघ था, और जो इसमें एक बार सिग्नेचर कर दिया वो कभी बाहर जा ही नहीं सकता था। तो बहुत सारी रियासत इसी तरह से आ गए। इसमें 2-3 रियासत थे जो अपने मन की करे, तो उनको भी लान पहले आप लोगों को पता होगा। जैसे 3 गो थे, जैसे कि जूनागढ़ का, जो रियासत पर जिस मुस्लिम शासक अधिकार था, वो एकदम साले पगले ठग में था। ओकरा को ना कुकुर पालने का बड़ा शौक था, वो कुत्ता बहुत पालता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि जूनागढ़ मुस्लिम शासक था, लेकिन वहां का जो क्षेत्रीय आदमी थे हिंदू थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल दिमाग लगाए और कहा कि यहाँ जातिवाद खेलना जरूरी है। तो वीपी मेनन को भेजे, कहा कि आप जाइए, प्रेम से पहले जो वहां का अधिकारी है वो मुस्लिम था, शासक था, कहा कि आप जाकर उनसे कहिए कि आप भारत में मिल जाइए, भारत बड़ा देश है, सबका विकास होगा, क्या है लेकर करेंगे। तो वो बड़ा भौंक रहा था, बोला ना कि ना हम पाकिस्तान मिलेंगे। ये बोला कि हम सीधा पाकिस्तान मिलेंगे। जो कि जूनागढ़ अगर भारत के नक्शा में देखिएगा, अब तो नक्शा में नहीं है, इस तरह देखिएगा तो जूनागढ़ यहाँ था और पाकिस्तान यहाँ है। और कहा कि हम जाके पाकिस्तान में, कोई से पाकिस्तान मिलता जाकर यहाँ पर। तो कह के मतलब कि अधिकार पर ये था, लेकिन यहाँ पर जितने भी थे हिंदू थे। तो अब बीपी मेनन क्या किया कि हिंदू जाकर भड़काए। अब हिंदू जाकर भड़काए कि मुस्लिम शासक राज कर रहा, कोनो ठीक नहीं है मुसलमानों का, तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। वो पाकिस्तानियों को बुलवा कर तुमको मरवा भी सकता है। तब यहाँ के हिंदू एकदम खिलाफ हो गए इसके। अब हिंदुओं का जो भी जनता का दबाव बना, अब जनता के दबाव में आकर अभी मजबूरन होकर इनके साथ साइन किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, और भारत में मिला जनता के दबाव में आकर। और भारत में मिला तो फिर यहाँ से भाग गया, पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान भागा ना, अब यहाँ से कह रहा है कम से कम हम पाकिस्तान भागे तो हमारा 300-400 कुत्ता है हमारे पास भेज दो। ये कुत्ता ले गया भारत से, 300-400 कुत्ता को ले गया है यहाँ से, भारत से। अब बताओ कि जिसका राज्य छूट रहा है उसका दुख नहीं है, लेकिन उनको कुत्ता का दुख है कि हमारा कुत्ता छूट रहा है। ऐसा ऐसा था। अब देखो एक और चीज बताओ थे, इसके बाद था हैदराबाद का नाम सुनेंगे। वहां का निजाम था, वो बड़ा समझो कि संकट टाइप का था, मतलब कि बहुत मन बढ़ा हुआ था, क्योंकि उसका सहयोग मिल रहा था बाहर से भी, अंग्रेजों का सहयोग मिल रहा था और पाकिस्तान का पूरा सहयोग मिल रहा था।
तो कहा कि ना, हम तो भारत के साथ मिले नहीं सकते, कब मरते दम तक मिल नहीं सकते भारत के साथ। हैदराबाद का जो निदान था, वहां पर मेन बात थी, सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की थी वहां पर। अब मुसलमान शासक भी था, तो मुसलमानों को पूरा सपोर्ट मिल रहा था। और दूसरी बात, बाहर से उसको सपोर्ट मिल रहा था, कहां से? ब्रिटेन से, अंग्रेजों द्वारा, जो यहाँ से गए थे उनका कर रहे थे। और दूसरी बात, पाकिस्तान डायरेक्टली उनका कर रहा था मदद, इसका मन बड़ा हुआ था। तो इनको बहुत दिक्कत हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पहली बार जो भेजे कहे कि ऐसा है कि प्रेम से हम बोल रहे हैं, मिल जाएगा तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हमारे पास तो पावर भी है। गृह मंत्री थे भारत के उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गृह मंत्री, और गृह मंत्री को उप प्रधानमंत्री भी बोलते हैं हम लोग। इनके पास पावर तो था ही भाई। लेकिन ठीक है, अगर मिलिएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर हम प्रशासनिक व्यवस्था करेंगे, फिर प्रशासनिक पुलिसों का मदद लेंगे। तो जो निजाम था, कुछ हो लेकिन डरता था इनसे। अब इनके डर से ना डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, उससे बन चुका था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर बोला, और संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरा अधिकार था, जो कोई भी स्वतंत्र देश बनना चाहे बन सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं देगा। वो डायरेक्ट चला गया समझो संयुक्त राष्ट्र संघ में, यहाँ का मुद्दा लेकर। और संयुक्त राष्ट्र संघ वाला एक बेजाबते एक चिट्ठी लिख कर दिया सरदार पटेल को, यहाँ के प्रधानमंत्री को, कि आप किसी को जबरदस्ती अपने राज्य में नहीं मिला सकते हैं, आप कोई भी सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा खोपड़ी वाला दिन थे, कहने कि ठीक बात, सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, अच्छी बात है। अब जितना सेना थे सबका कपड़ा उतरवा दिए, कहीं सिविल ड्रेस में जाओ, और रेल के एकदम पीटा हो जाएंगे जाके, एकदम सिविल ड्रेस में सादा गया एकदम। तो फिर वहां पहुंचा, फोन लगाया, हैदराबाद का निजाम, तो ये तो आपके नियमों का पालन नहीं कर रहा है साहब, इस आकदम पूरा धड़ल्ले से मार रहा है यहाँ का पुलिस। तो वहां से फिर फोन आया कि भाई हम तो मना किए थे, पुलिस नहीं भेजना। तो कि हम पुलिस कहां भेजें, जाके देखा कौन ड्रेस में है पुलिस में, वो तो आम जनता है, हम क्या करें, आम जनता है। तो निजाम समझ गया कि सन की आदमी मुंह से बड़का है, कहा कि ऐसा अभियान लाओ, साइन कर दे हम। तो इस सैनिक बल पर देता है, कई बार एग्जाम देता है, इस सैनिक के बल पर भारत में मिला हुआ है, हैदराबाद सैनिक बल पर। अब इन एक और छटक रहा था, जम्मू कश्मीर है ना। तो जम्मू कश्मीर वहां के राजा हरि सिंह थे, वो हिंदू राजा कहने के लिए थे, लेकिन पब्लिक पूरा मुस्लिम थी वहां की। हिंदू राजा तो थे, लेकिन वहां पूरा पूरा पब्लिक मुस्लिम थी। वहां पर क्यों नाम के थे, एक ना, हम नहीं मिला, भारत में मिल ही नहीं सकते किसी भी, हम पूरी दुनिया का स्वर्ग माना जाता है कश्मीर, उस जगह पे हम मिलेंगे भारत से। तो बड़ा समस्या इन लोगों के सामने ये हुई, क्योंकि वहां का जो व्यवस्थाएं थी वो पाकिस्तान से टच कर रहा था। और सबसे बड़ा सिर दर्द ये था कि पाकिस्तान उनके रास्ते भारत में बहुत जल्दी एंट्री कर जाता, इसलिए उनका सिर दर्द बहुत ज्यादा था कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को अगर भारत में नहीं मिला जाता है तो पाकिस्तानियों का पकड़ पूरा भारत के अंदर फिर होगा, फिर आवागमन हो जाएगा। तो ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि ठीक है नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आपको कहीं भी जरूरत पड़ता है तो हम आपका मदद करने के लिए पूरा पूरा तैयार है, आप जब चाहें हमारी मदद ले सकते हैं। तो ठीक है, देखा जाएगा। राजा हरि सिंह बोले कि ठीक है, देखा जाएगा। उसी टाइम जो पाकिस्तान वाले थे वो चाहते थे कि कश्मीर को हम लोग हथिया ले पूरा, और कश्मीर पर अटैक कर देते हैं। जब कश्मीर पर अटैक करते हैं तो बहुत सारे हत्याएं, बहुत मार, बहुत समझ लो कत्लेआम करता है, सब आतंकवादियों को भेजता है, बहुत कत्लेआम होता है। इतना लोग मारे जाते हैं ना, जो राजा हरि सिंह थे पूरे डर जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो पूरा जम्मू कश्मीर कब्जा लेगा। तब डायरेक्ट इनके यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि ऐसा है कि आप किसी भी तरह करके हमको बचा लीजिए, नहीं तो पूरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान अपने मिला लेगा, हम कुछ नहीं करते रह जाएंगे। लेकिन ना, हम नहीं कुछ करो, कहीं मजबूरी का फायदा देखो, कहना हम कुछ नहीं करेंगे, आपको लड़ना है लड़िए, हम क्या कर सकते हैं, जब बोले थे तो आप हमारा सुनबे नहीं किए, तो अब काम करेंगे।
क्या कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए मेरा नहीं। तब सरदार पटेल कहे कि ठीक है, तब वो आदेश दिए सरदार पटेल को, कहे ठीक है हम मिलेंगे लेकिन यार तो साइन कर पहले। अरे महाराज पहले साइन हम करते हैं, पहले हमको मिलाइए, पहले सुरक्षा प्रदान करिए। ना ना सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, पहले विलय पत्र बोला गया है ना, विलय पत्र। तो कह विलय पत्र पहले सिग्नेचर कीजिए, इसके बाद जो भी होगा। तो ठीक है सिग्नेचर किए विलय पत्र पर। इसके बाद भारत के तीनों सेना के केर गोला दिए, इतना मार मारा खदेड़ खदेड़ कर ना, तब वो पीओके अभी रहिए गया। पीओके का अभी भी कब्जा हुआ है, जो पाक अधिकृत पाकिस्तान बोला जाता है। पीओके ना पूरा कश्मीर में था, लेकिन पाकिस्तानी वहां कब्जा लिया पूरा, अभी भी उतना दूर तक नहीं छोड़ा, इतना ही दूर तक रहा, आगे नहीं जाए। तो उस प्रकार से जाकर कश्मीर भारत में मिला, तब जाकर कंप्लीट भारत। तो अखंड भारत लोग कहते हैं, लेकिन अखंड भारत थोड़ी हुआ वो तो उस प्रकार से। तो आपको इतना याद रखना है कि हम लोग को अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। इसमें पता है, इसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य है ना। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। उसमें कश्मीर को लेकर ये बता रहे, पहले 7 गो था, अब 8 गो हो गया है, ठीक ना। नहीं 8 गो हो गया है, उसको नहीं रखा गया लद्दाख को, ठीक ना। तो 28 गो राज्य हैं और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। अब आपके मन में ये भी चलता होगा सर जी केंद्र शासित क्या होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वैसे प्रदेश होते हैं जो भारत के राजधानी है, जो भारत की राजधानी दिल्ली है ना, राजधानी से दूर हो और राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग देखिएगा, जो भी भारत का नक्शा देखिएगा इस आधार पर है ना, तो ये जो इस एरिया में है ना, पांडिचेरी, दमन द्वीप इधर से बसे हैं। दिल्ली तो भारत के अंदर है। अब दिल्ली लेकिन भारत के अंदर है ना। तो दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहां भारत की राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। और केंद्र शासित प्रदेशों में ना बस एक ही केवल दिल्ली है जहां मुख्यमंत्री बनते, नहीं तो और सारे केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता। वहां पर शासन होता है राज्यपाल का, वहां राज्यपाल शासन चलता है। और जो केंद्र शासित राज्य है ना, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, उसमें इस समय केजरीवाल है, उनको उतना पावर नहीं दिया गया है कि आप हर चीज को करें कंट्रोलिंग पावर। उनको पुलिस की भी व्यवस्था नहीं है, दिल्ली पुलिस सेंट्रल पुलिस होती है, वहां दिल्ली पुलिस अपने केवल दिल्ली की नहीं होती, वो सेंट्रल पुलिस होती है। तो ये सारी है। तो आप याद रखिए अनुसूची 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है। इनमें कौन है 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित राज्य है। लेकिन रखा क्यों जाता है क्या केंद्र शासित राज्य, देखो इसलिए रखा जाता है ना, केंद्र शासित जो राज्य होंगे, देखो बाहर बाहर है कि नहीं, अगर कभी वैसा जरूरत पड़ा, अगर मान लो कोई अटैक कर रहा है, तो हम भारत की सेनाओं को यहाँ भेजकर वहां पर काउंटर अटैक पीछे से कर सकते हैं, यहाँ से बचाव किया जा सकता है। अगर समुद्र में लड़ाई लड़ी तो यहाँ पर अपनी सेना को भेजकर यहाँ से डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हैं, भारत में घुसने ही नहीं देंगे, उधर उधर मार देंगे, ऐसा होता है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। उस पर केंद्र का शासन होता है। केंद्र शासित का ही मतलब उस पर केंद्र का शासन हो, उस पर केंद्र का पकड़ हो, वह है। तो आप अनुसूची 1 में आप इतना समझिए। इसके बाद अनुसूची 2, ठीक ना, अनुसूची 2 के अंतर्गत वेतन और पेंशन की बात कहेगी। जो भी मंत्री लोग हैं, जो भी सरकारी गवर्नमेंट अफसर लोग हैं, बड़े बड़े पद पर हैं, उनका कितना पेंशन है, कितना उनका इनकम है मंथली, उसके बारे में बताया गया है। तो आप इंपोर्टेंट रूप में यही ध्यान रखिए, अनुसूची 2 में वेतन और पेंशन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 1 में किसके बारे में बताया गया है, भारत राज्यों का संघ है। देखा, भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। देखिए, अगर हम बात करें, अब यहाँ पर कुछ हम आपको बता दिए हैं किनके वेतन कितना है। अभी प्रेजेंट टाइम की बदला हुआ वेतन, नया वेतन। अगर प्रधानमंत्री का देखिएगा तो प्रधानमंत्री का इस समय 1,60,000 है वेतन, ठीक ना। राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका 2,80,000 है।
ठीक है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं अर्थात जो मुख्य उनके नीचे भी न्यायाधीश होते हैं उनका है 2,50,000। करेंगे इनसे खाली 30,000 कम है, बस इतना ही कम अंतर है। इसके बाद हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन होता है 2,25,000 वेतन है। तथा जो आरबीआई का गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है ना, उनका है 2,50,000 अर्थात इनका भी 2.5 लाख रुपया वेतन है पर मंथ, इनका वेतन है। तो अनुसूची 2 कहता है कि जो भी आपको अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका वेतन और पेंशन क्या है इसके बारे में चर्चा किया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 शपथ, वो लोग शपथ लेंगे और शपथ में पूरा बेजाबते लिखा गया होता है कि क्या क्या बोलना है। वो लोग देख कर अपने मन से नहीं बोलते हैं कि जो मन तन बोल देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बेजाबते लिखा गया है उसमें आपको अनुसूची 3 में लिखा गया है जो जो शपथ पे लिखा गया पूरा उसमें पढ़ना होगा। अगर प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेना होता है। प्रधानमंत्री किसके शपथ लेता है? राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवाता है। देखना कभी कभी जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, राष्ट्रपति बोलेंगे और पीछे आंसू बोलेंगे, प्रधानमंत्री बोलेंगे। कभी शपथ होगा देखना, राष्ट्रपति आगे बोलेंगे ना, पीछे से प्रधानमंत्री बोलेंगे, उसी तरह जस्ट उसको दोहराएंगे। उसी प्रकार से है, राष्ट्रपति को भी शपथ दिलाता है कौन पता है? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जो पढ़ेगा पीछे से राष्ट्रपति बोलेंगे, उस शपथ पूरा लिखा गया होता है जो भी है। तो इसमें अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश जो भी है शपथ लेंगे, ठीक ना। देखो आपको कैसे कैसे सजाया हुआ है। पहले भारत राज्यों का संघ है, इसके बाद पैसा वेतन, वेतन के बाद तब फिर शपथ लेंगे। आप पूरा एक जोड़ लिंक कर सकते हैं, पहले पैसा मिले तब हम शपथ लेंगे काम करने के लिए। यही काम दर्शा रहे हैं यहाँ पर। अनुसूची 4 राज्यसभा की शक्तियां। राज्यसभा के अंतर्गत देखो इसमें अनुसूची 4 ही कहता है कि प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी सीटें हैं। हर एक राज्य में सीट होते हैं ना, इलेक्शन लड़ने वाला बंटवारा यही करता है, इसी के आधार पर किया गया है। अगर बिहार में देखा है तो 208 सीटें हैं, है ना। और वहीं पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में करीब 300 350 सीटें हैं, ऐसे करके क्लियर नहीं मालूम है। तो मतलब हर एक राज्य में कितने कितने सीट होने चाहिए, वहां बंटवारा करता है, शक्तियों का बंटवारा, है ना। जितना अधिक उसमें सीटें होती है उसके आधार पर उसकी शक्तियों का बंटवारा करता है। कौन करता है? अनुसूची 4। अनुसूची 4 में आप याद रखिएगा कि राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अनुसूची 5 में आपको एससी एसटी में जैसे हरिजन आ गए, मुसहर आ गए, डोम आ गए, और भी जो भी निचले स्तर के लोग हैं, हाँ ये भी होंगे, चाहे पासी होते हैं ना, ये भी होते हैं, सारे लोग एसटी में आते हैं। एसटी लोगों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? पहले तो आपको पता है क्या विशेष प्रावधान था, इनको जीना भी मुश्किल था। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का चमत्कार है। उन लोग भगवान मानते क्यों हैं? आप लोग कभी सोची नहीं है कि भगवान क्यों मानते हैं? उनका जो जिंदगी था, कैसे लोग जी रहे थे और अच्छे पटरी पे लाने का काम कौन किया? बाबा भीमराव अम्बेडकर। वही तो मतलब उनकी स्थिति ऐसी थी कि धरती पर जो व्यक्ति थूक तक नहीं सकता था, पानी पीना तो दूर, अब थूकना है तो एक हांडी बानी होती थी, उसमें थूक। अगर आप चल रहे हैं, उनका तो ऐसा था कि अगर धरती पर चलेंगे तो धरती पर अशुद्ध माना जाता था ना, वैसा नहीं है, वैसा था समझ लो। अगर पीछे चलेंगे तो झाड़ू था, इस क्यों झाड़ू था? उनका ये माना था अगर चलेंगे धरती अशुद्ध होगा, अब पीछे झाड़ू साफ करेगा। मतलब कितना छोट सोच था, थोड़ा सोच कर देखिए कितना छोटा सोच के लोग थे उस जमाने में कि एक इंसान दूसरे इंसान का कदर तक नहीं करता था। सबसे अधिक बौद्ध धर्म में जाने का इनका रीजन क्या था? बौद्ध धर्म में सबसे अधिक एससी एसटी हरिजन लोग क्यों गए बौद्ध धर्म में? अपनाने का मेन रीजन था बौद्ध धर्म इनको समान अधिकार देता था, वहां छूआछूत की कोई भावना नहीं थी। आज देखिए तो सबसे अधिक वो लोग धर्म कन्वर्ट किए गए हैं जो भी एससी एसटी के लोग हैं, क्योंकि हिंदू धर्म को कोई सम्मान, आज भी सम्मान नहीं है। आज भी अगर देखा तो कोई सम्मान नहीं है समाज के अंदर उनको। तो इस दलदल से संविधान के माध्यम से बाहर निकालने का काम किया बाबा भीमराव अम्बेडकर। उनको भगवान भी नहीं कोई काम किए, उनका भगवान बनकर, मसीहा बनकर यही आए बाबा भीमराव अम्बेडकर।
जो उनके लिए कानून बनाए, विशेष प्रावधान बनाए, उस प्रावधान को कोई काट तक नहीं सकता है। आज भी आप लोग को हर्जन एक्ट लग जाए ना, का माइकल आर्ट कोई निकाल दे जेल में से, जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक हर्जन एक्ट है। तो मतलब उसमें उनको कुछ उस प्रकार से विशेष छूट दिया गया ताकि जो निचले वर्ग के हैं, दबे कुचले हैं, जो सदियों से हजारों वर्ष से दबे कुचले आ रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और इसलिए इसमें विशेष प्रावधान किया गया है अनुसूची 5 में SC ST के लिए, है ना। इनमें उनको सारा अधिकार दिया गया है। तो हम लोग आज 5 अनुसूची पढ़े। पहला अनुसूची में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, मतलब कि भारत में 28 गो राज्य हैं, 8 गो केंद्र शासित। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वेतन पेंशन के बारे में बताया गया। अनुसूची 2 क्या कहता है? वेतन और पेंशन जो भी है मंत्री है। तीसरा शपथ लिया है, शपथ की बात करता है। चौथा है जो आपको राज्य की शक्तियां हैं, कितने कितने सीटों का बंटवारा किया गया है। और आपको 5वां है SC ST, अर्थात उनके लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे का जो भी अनुसूचियां हैं हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक ना।